Good morning, students. So today in this video we will discuss paper 1 of full course test 4. Okay. So क्वेश्चन पेपर आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हो एंड इनफैक्ट क्वेश्चंस बोर्ड पे भी हैं. राइट. So we will starting with the very first question. In first question we are given A, B, C are sets such that number of element in A या में given है, number of element in B, C, A difference B, C difference B, in fact A intersection C, A intersection B complement intersection C and universal set ये हमें given है and we are asked number of element in A union B complement union C. अब देखो जैसा आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन का डेटा देखा, क्वेश्चन पढ़ा. अब क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले हम ये सोचना है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास वे कौन कौन से हैं. भाई इस टाइप के जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हमने कैसे गेस किए? भाई दो मेथड से किए हैं. मेथड 1 बाय यूजिंग वेन डायग्राम, राइट, एंड मेथड 2 यूजिंग फॉर्मूले. राइट. अब देखो क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से भी हो जाता है, क्वेश्चन आपका फॉर्मूले से भी हो जाता है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वेन डायग्राम से इजीली होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फॉर्मूले की हेल्प से इजीली होते हैं. अब वो आपको डिसाइड करना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है. अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में हमने डेटा को देखा, बट डेटा में देखो जब भी इस टाइप की आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन होती है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिफरेंस बी, अब इस टाइप की चीज देखते सीधा माइंड में नहीं आता कि कौन सी फॉर्मूले वाली चीज का यूज होगा, है ना. तो अगर ऐसी चीज आपको दिखती है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन स्टार्ट विद वेन डायग्राम. ठीक है भाई, वेन डायग्राम बनाएंगे और वेन डायग्राम में जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से जो वेन डायग्राम में जितने भी डिसजॉइंट पोर्शंस होंगे उन सभी में नंबर ऑफ एलिमेंट की फिलिंग कर लेंगे, है ना, गिवन डेटा की हेल्प से. एंड हम इजीली फाइंड कर सकते हैं जो हमें पूछा हुआ है. ठीक है. तो एग्जाम के बीच में जैसे हमने सोच लिया कोई डाउट लेके नहीं बैठना, राइट. तो जैसे हमने जो डेटा में इंफॉर्मेशन गिवन है उसको देखा एंड देन उसके बाद स्टार्ट कर दिया कि भाई वेन डायग्राम से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं और वेन डायग्राम से कर दिया. ओके. बाय द वे यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन विद यूजिंग फॉर्मूला ऑल्सो, राइट. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला लगाओ, आपके जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका सीधा सीधा यूज हो जाएगा. अगर किसी ने ट्राई किया है तो फॉर्मूले की हेल्प से ट्राई करके देखो एंड देन डिसाइड कि वेन डायग्राम से जल्दी हुआ है या फॉर्मूले की हेल्प से जल्दी हुआ है. ओके. सो इसको कंप्लीट करना है आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में इफ ए एन इज इक्वल टू, ये हमें एनएस टर्म गिवन है एंड लेट एस डिनोट कर रहा है A1 प्लस A2 प्लस अप टू सो ऑन A24, है ना. भाई एक सीक्वेंस है जिसकी जनरल टर्म हमें ये गिवन है एंड उस सीक्वेंस की हमने 24 टर्म्स को ऐड करना है. अब देखो जैसे ही हमारे पास an दिखी हमने, an हमारे पास क्या है 6/9n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 28. अब एक सीक्वेंस, ये तो सीरीज का क्वेश्चन है, इसको ऐड करना है और इसमें भी जनरल टर्म गिवन है. देखा हमने काफी सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसमें हमने किसी सीरीज को ऐड करने से पहले उसकी जनरल टर्म लिखी थी. इसमें तो जनरल टर्म गिवन ही है. अब इस जनरल टर्म से प्रोसीड करें कैसे? अब देखो जनरल टर्म में हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है. अच्छा क्वाड्रेटिक को हम कैसे हैंडल करते हैं? क्वाड्रेटिक को तो हम 9th-10th से हैंडल करते हुए आते हैं. तो क्वाड्रेटिक को कैसे हैंडल करते हैं भाई? या तो हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं या फिर इसके फैक्टर बना लेते हैं कि वही वाली चीज क्वाड्रेटिक से रिलेटेड. इनफैक्ट जो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है इसमें स्क्वायर कंप्लीट करना तो इजी नहीं लग रहा, बट इसके फैक्टर काफी इजीली बन रहे हैं. कैसे? भाई मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, -33 को लिख लेंगे भाई -12 एंड -21. मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, जैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे इसके फैक्टर बन जाएंगे आपके पास 3n-4 इंटू 3n-7. ठीक है. अब जैसे ही आपने ये वाला स्टेप लिखा कि जनरल टर्म लिखी और जनरल टर्म में डिनोमिनेटर में क्या है, दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट. अब आपको सीधा आइडिया आ जाएगा कि अगर जनरल टर्म के डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है तो इस टाइप की सीरीज को ऐड करने के लिए हमने कौन सी टेक्निक यूज की थी भाई? अगर लीनियर फैक्टर दिखते हैं तो इसके लिए हम एक ही टाइप की टेक्निक यूज करते हैं, टेलीस्कोपिक.
ठीक है, टेलीस्कोपिक सम बनाएंगे कैसे भाई, हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में जो दो लीनियर फैक्टर हैं उनका डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट करते हैं, वहां से हमारे पास टेलीस्कोपिक बन जाता है। इनफैक्ट आप इस माइनस दिस करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है 3 एंड न्यूमरेटर में हमें 3 दिख भी रहा है, दिख रहा है ना। 6 को लिख लेंगे 2 into 3, तो हम इसको लिख लेंगे 2 को एज इट इज रखा, कॉमन बाहर ले लिया और जो ऊपर 3 है उसको लिख दिया हमने 3n minus 4 minus 3n minus 7 होल डिवाइडेड बाई ये दोनों फैक्टर्स एज इट इज। सेपरेट आउट करो, आपके पास टेलीस्कोपिक वाली जो चीज हम बनाते हैं कि दो कंजक्टिव टर्म का डिफरेंस वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपको सम निकालना है भाई a1 plus a2 plus a24, तो ये जैसे आपके पास an लिखा इसमें a1 निकालो a2 निकालो और ये निकाल के इनको ऐड कर दो। टेलीस्कोपिक में क्या फायदा होता है, कटना स्टार्ट हो जाता है, एंड इसमें कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको जनरल टर्म इस टाइप की दे दी तो हमने प्रोसीड कैसे करना है ये स्टेप आपको ध्यान से समझना है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको हमने छोड़ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लेट अल्फा बी द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन गिवन है आपको x² minus 6x into signum of x² minus 4 then minus 4 equals to 0 and beta be the sum of all the solutions of the same equation, जो इक्वेशन गिवन है इसके सारे सॉल्यूशंस का सम, then the value of alpha plus beta square। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी चाहिए एंड सारे सॉल्यूशंस का सम भी चाहिए। अब इसके लिए ये निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास सारे सॉल्यूशंस ही आ जाए उनको काउंट भी कर लेंगे एंड उनका सम भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा एम है इस इक्वेशन को सोल्व करना। इक्वेशन आपको गिवन है x² minus 6x into signum of x² minus 4 minus 4 equal to 0। देखो ये जो इक्वेशन आई है, अब x² minus 6x और ये -4 है ना, अब इसमें एक नई चीज जो हमें दिख रही है सिग्नम, अगर ये वाली क्वांटिटी ना हो तब तो ये क्वाड्रेटिक ही बन जाएगी। अगर सिग्नम फंक्शन जो हमारे बीच में आ रहा है ये, अगर ये वाला फंक्शन बीच में नहीं होता तो वो क्वाड्रेटिक थी, क्वाड्रेटिक को हम इजीली सोल्व भी कर सकते हैं। बट यहां पे साथ में आ रहा है सिग्नम ऑफ x² minus 4। अब जब तक हम इस फंक्शन का कुछ इलाज नहीं कर देते इसको तो सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब सिग्नम ऑफ समथिंग, भाई इसका हम क्या कर सकते हैं, अच्छा याद करो सिग्नम फंक्शन तो हमने पढ़ा हुआ है भाई, सिग्नम ऑफ एनीथिंग, सिग्नम क्या बताता है, साइन ही तो बताता है ना, साइन बताते हैं, इसको कैसे डिफाइन किया था भाई, सिग्नम ऑफ एनीथिंग या तो आपका वैल्यू लेगा 1 या वैल्यू लेता है -1 या फिर वैल्यू लेगा 0। मतलब ये जो क्वांटिटी है या तो इसकी जगह 1 आएगा या -1 आएगा या 0 आएगा। एंड आई थिंक इन तीनों ही केस में हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कौन सी चीज का, कि इसकी वैल्यू 1 कब होगी भाई, इसकी वैल्यू 1 कब होती है, जब सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी x² minus 4 कैसी होती है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जब सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होगी तो उस केस में सिग्नम क्या वैल्यू लेगा 1। तो इस केस में ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, x² minus 6x, ये तो बन जाएगा 1 into 1 minus 4 equals to 0। मतलब x² minus 4 greater than 0 होगा तो उस केस में आपको x² minus 6x into 1 को तो हम ना भी लिखे तो भी काम चल जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अब क्वाड्रेटिक को कैसे सोल्व करते हैं भाई, इसका तो हम फैक्टर तो सीधे बनते हुए नहीं दिख रहे, हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x is equal to -b plus minus square root of b square minus 4ac होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहां से जब आप सोल्व करोगे ये आ जाएगा आपके पास, ये तो रूट 52 बन जाएगा विच इज 2 रूट 13, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 13। अब यहां से x की क्या वैल्यू मिली, 3 प्लस रूट 13 एंड 3 माइनस रूट 13। अब क्या दोनों के दोनों हमारे सॉल्यूशन है, नहीं। एक चीज ध्यान देना, हमने किस केस के अंदर सोल्व किया है, व्हेन x² minus 4 greater than 0। मतलब अब इसके भी तो हम सोल्व कर सकते हैं ना, इसके फैक्टर बनाएंगे x minus 2 एंड x plus 2 greater than 0, तो यहां से हमें मिल रहा है x is less than -2 और greater than 2। हम इस केस के अंदर सोल्व कर रहे हैं,
तो इन दोनों सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना भाई, जो इस इंटरवल में लाई कर रहा है वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई 3 + √3 को सेटिस्फाई कर रहा है, 3 + √13, इनफैक्ट 3 + √13 2 से ग्रेटर है, तो यहां से हमारे पास 3 प्लस वाला तो आ जाएगा, बट क्या माइनस वाला आएगा 3 - √13? नहीं, वो -2 से छोटा नहीं है, वो -2 से बड़ा है। ठीक है, तो यहां से आपका जो सॉल्यूशन मिला वो सॉल्यूशन मिला x = 3 + √13। तो इस केस के अंदर आपको क्या सॉल्यूशन मिला है? 3 + √13, ओनली एक ही सॉल्यूशन मिला है। ठीक है, तो ये तो हमने तब बात की जब सिग्नम ने क्या वैल्यू ली? 1। सिग्नम -1 भी वैल्यू लेता है, कब? जब अंदर की क्वांटिटी x² - 4 कैसी होती है? <0। तो इस केस में सिग्नम ले लेगा -1 वैल्यू, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? x² - 6x × -1 - 4 = 0। आई थिंक इसमें भी आपको सीधा दिख रहा है, ये तो क्वाड्रेटिक ही है। अब इस क्वाड्रेटिक को फिर से सोल्व कर लेंगे, बस ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा सॉल्यूशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये आपका दूसरा केस, इसमें भी सोल्विंग करनी पड़ेगी। एंड सिमिलरली तीसरा केस, जब सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी इक्वल टू 0 होती है, तो अगर ये क्वांटिटी 0 हो गई तो सिग्नम ऑफ 0 क्या आ जाएगा? 0। तो ये बन जाएगा 0, तो 6x × 0, ये वाली तो पूरी टर्म गायब हो गई। क्या बचा? x² और यहां पे बचेगा -4 = 0। इनफैक्ट दोनों जगह सेम इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसका हर एक सॉल्यूशन तो इसका सॉल्यूशन होगा ही, तो यहां से भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे +-2। ये तो दोनों सॉल्यूशन है। ठीक है, एक सॉल्यूशन यहां से मिलेगा, 2 यहां से मिल गए, एंड आपको इसको भी सोल्व करके सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो जब आपके पास सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे तो उनको काउंट भी कर लेंगे, मतलब अल्फा आ गया, उन सभी को ऐड कर लेंगे, मतलब बीटा भी आ गया। ठीक है, तो कंप्लीटेड है ना, एक यही केस रहता है जिसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इस लिमिट को इवेलुएट करना है। अगर जब भी आपके पास लिमिट का क्वेश्चन आएगा, लिमिट के क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपका? जब लिमिट के क्वेश्चन में सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इस लिमिट की फॉर्म कौन सी है। फॉर्म के लिए भाई x जैसे जब 0 को अप्रोच करेगा, तो ये देखो न्यूमरेटर कहां पे अप्रोच कर रहा है, एंड आप देखोगे न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है। डिनोमिनेटर कहां पे अप्रोच कर रहा है? डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो कौन सी फॉर्म है आपके पास? 0/0। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म को हैंडल कैसे करते हैं? तो देखो 0/0 फॉर्म को हैंडल करने के लिए जब तक डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी, डिनोमिनेटर में भी क्या है? ये वाली क्वांटिटी, जब तक ये 0 के अलावा किसी नॉन जीरो नंबर की तरफ अप्रोच ना करे, तब तक तो इसका कोई फाइनाइट आंसर आएगा नहीं। तो हमारा जो एम होता है कि डिनोमिनेटर में कैसे 0 को हटाएं, है ना, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी जो 0 को अप्रोच कर रही है, इसको कैसे हम नॉन जीरो नंबर की तरफ अप्रोच कराएं। उसके लिए मैं सबसे पहले देखा हमारे पास इन्वॉल्व क्या हो रहा है, यहाँ पे log of 1 + x वाली क्वांटिटी है एंड sin x वाली क्वांटिटी है। अब जैसे आपने sin x दिखा, अब sin x रिलेटेड तो आपने एक रिजल्ट याद किया होगा, कौन सा भाई? ये तो हमने पता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x/x, ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ठीक है, इनफैक्ट इसके साथ में log of 1 + x वाली क्वांटिटी है, इससे रिलेटेड भी आपने एक रिजल्ट यूज किया होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log of 1 + x होल डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, ये भी 1 होता है। डिनोमिनेटर से हम 0 को गायब कर सकते हैं, बस हमें इस साइन वाली क्वांटिटी के नीचे x वाई टर्म चाहिए एंड इसके नीचे भी x वाई टर्म चाहिए। अगर इन दोनों के नीचे हम अगर ऐसी क्वांटिटी क्रिएट कर ली तो हमारा रिजल्ट लग जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, तो नीचे से डिनोमिनेटर से 0 गायब हो गया। अब हमारा एम है कि यहां पे हम x वाली क्वांटिटी नीचे x की कौन कौन सी टर्म चाहिए। अब देखो यहां तो साइन x ही दिख रहा है, हमें 2 दिख रहा है, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाद में एडजस्ट कर लेंगे, बट इसके नीचे चाहिए x। अच्छा, इसके नीचे क्या चाहिए हमें? क्या x से डिवाइड करके फायदा हो जाएगा? नहीं, ये रिजल्ट कब अप्लीकेबल होता है भाई? log के साथ 1 में जो प्लस में है, 1 के साथ प्लस में क्या है? x, जो 1 के साथ प्लस में होता है वही आपको डिनोमिनेटर में चाहिए होता है। तो 1 के साथ प्लस में क्या है? x⁵²। तो हमें इसके नीचे क्या चाहिए होगा? x⁵²। ठीक है, तो इसके नीचे चाहिए x⁵², इसके नीचे चाहिए x, तो ओवरऑल हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? x⁵² इंटू x विच इज x⁵5/2। तो जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है log
1 प्लस एक्स की पावर 3/2 इंटू साइन 2x, इस पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा x की पावर 5/2 से। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को अगर किसी ने डिवाइड किया है तो न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को भी डिवाइड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 माइनस 2 इंटू टेंजेंट 3x इंटू ई टू द पावर रूट x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x की पावर 5/2 एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0, है ना। अब यहां पे तुमने जो डिवाइड किया है वो तो सोच समझ के क्या है, x की पावर 5/2 में से एक x साइन के नीचे और बचा हुआ x की पावर 3/2 इसके नीचे। अब इसकी भी लिमिट इवेलुएट कर सकते हैं, इनटू इसकी लिमिट भी इवेलुएट कर सकते हैं। रह गया न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर के लिए हमें रिजल्ट आते हैं भाई 10x ओवर x का रिजल्ट आता है, e की पावर x ओवर x का रिजल्ट आता है, एंड यहाँ पे तो स्क्वायर रूट दिख रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x प्लस 4 माइनस 2, इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, स्क्वायर रूट बच गया भाई, कैंसिलेशन ऑफ कॉमन फैक्टर, उसके लिए क्या करो, रेशनलाइज कर दो। तो इसकी लिमिट निकालने के लिए रेशनलाइजेशन, है ना। इसके नीचे x चाहिए, एक x यहां से बोरो कर लेंगे, इसके नीचे क्या चाहिए, e की पावर में जो है रूट x, इसके नीचे चाहिए रूट x, तो इसमें से एक रूट x बोरो कर लेंगे और बचा हुआ x इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वे में न्यूमरेटर की लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं और डिनोमिनेटर की लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर की भी आ गई है, डिनोमिनेटर की भी आ गई है, इनफैक्ट दोनों एग्जिस्ट कर रही है, तभी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की अलग अलग लिमिट फाइंड कर रहे हैं। तो इस वे में हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमें गिवन है -1 प्लस √3 आयोटा टू द होल पावर 50 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 51 इंटू a प्लस बी आयोटा। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, वेयर a एंड b आर रियल नंबर। देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है a माइनस a प्लस बी आयोटा का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी आयोटा। तो यहाँ पे a प्लस बी आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है, इनफैक्ट a माइनस बी आयोटा भी हो रहा है। अगर हमें a प्लस बी आयोटा ही मिल जाए तो ये तो उसका कॉन्जुगेट ही है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं हमें a प्लस बी आयोटा के बारे में क्या पता है। अब a प्लस बी आयोटा किसके इक्वल है भाई, दिस ओवर इसकी साइड चेंज कर दो। तो यहां से हमें a प्लस बी आयोटा के बारे में क्या पता लगा, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा की होल पावर 50 होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर 51। ये हमें पता है a प्लस बी आयोटा के बारे में, राइट। अब इसके आगे प्रोसीड कैसे करें, देखो कुछ को तो आइडिया आ गया होगा ये चीज देख के कि ऐसी क्वांटिटी में कहां पे दिखती है। अगर अभी नहीं आइडिया आया तो ये देखो भाई, यहाँ पे पावर 50 है, यहाँ पे पावर 51 है, पावर काफी पास पास में। अगर पावर सेम होती है तो हम पावर को कॉमन ले लेते हैं, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी, राइट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पावर 50 बना लेते हैं, एक पावर बची उसको हमने बाहर लिख दिया। तो ये क्वांटिटी क्या बन गई 1/2, न्यूमरेटर की पावर 50, डिनोमिनेटर की पावर 50, तो होल पावर 50। तो न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी न्यूमरेटर में लिख देते हैं एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा, किसकी पावर 50 थी, 2 की, तो 2। जैसे आपने ये लिखा अब आपको दिख गया होगा ये जो क्वांटिटी है ये हमने कहां पे देखी है, क्या क्या बोला था हमने इसको, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब निकाले थे यही तो क्यूब रूट आया था, एंड इसको हमने नाम भी दिया था ओमेगा, राइट। तो दिस इज नथिंग बट ओमेगा, 1/2 इंटू ओमेगा की पावर 50। तो ये आपके पास क्या आ रहा है अभी, a प्लस बी आयोटा। इनफैक्ट ओमेगा के हायर पावर भी हमने इजीली सिंप्लीफाई की हुई है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। मतलब ओमेगा की पावर में अगर 3 की पावर अगर 3 का मल्टीपल होगी तो किसके इक्वल आ जाएगा वो 1। इसमें से 3 का मल्टीपल अलग कर लो, तो 50 को हम कैसे लिख सकते हैं 48 प्लस 2, तो मतलब ओमेगा की पावर 48 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इज 1। तो ये आ गया 1/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास a प्लस बी आयोटा की वैल्यू आ गई। अब इसका स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दो, अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो इसका कॉन्जुगेट ले लो, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट होता है क्या है, ये भी पढ़ा था, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है ओमेगा, राइट। तो इसका यूज कर लेंगे एंड देन ये रेशियो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, log of x minus 2 with base 0.4 is less than log of x minus 2 with base 0.16, then x lies in the interval। बेसिकली हमें इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। अब देखो जब भी आपके पास log में इनइक्वालिटी आती है तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई,
ये इनइक्वालिटी भाई ऐसे सॉल्यूशन जिसके लिए log ऑफ दिस इज लेस देन log ऑफ दिस, ऐसे x की वैल्यू चाहिए। अब इसको हम सोल्व कब कर सकते हैं भाई? इसको सोल्व करने से पहले ये दोनों log वाली क्वांटिटी डिफाइन तो होनी चाहिए ना, राइट? मतलब हमें इसको सोल्व करने से पहले इसकी डोमेन तो पता होनी चाहिए, राइट? तो भाई ये दोनों क्वांटिटी डिफाइन कब होगी? अब देखो दोनों जो है log के अंदर क्या आ रहा है, x-2 एंड x-2। तो log ऑफ x-2 डिफाइन कब होता है भाई? जो log के अंदर की क्वांटिटी कैसी हो, ग्रेटर देन 0, मतलब x कैसा हो, ग्रेटर देन 2। तो ये हमने क्या लिखी पहले, इस इनइक्वालिटी की डोमेन। अब जैसे हमारे पास डोमेन आ गई, अब हम इसको सोल्व करना सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। अब सोल्व करने के लिए देखो log का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसमें सबसे लाइक सोल्व करने के लिए जो पहला स्टेप होता है हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं क्या हर जगह बेस सेम है। भाई यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.16 है, बेस सेम तो नहीं है। तो सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिस को सेम बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे भी 0.4 बना लेते हैं। कैसे? बेस को लिखेंगे log ऑफ x-2 विद बेस 0.4 लेस देन, उधर आ जाएगा आपके पास log ऑफ x-2 विद बेस 0.4 डिवाइडेड बाई log ऑफ 0.16 बेस 0. ये करते हैं ना भाई, log ऑफ x-2 डिवाइडेड बाई log ऑफ 0.16 एंड दोनों जगह क्या बेस चाहिए हमें, 0.4 तो 0.4 लिख दिया, ठीक है। अब log ऑफ 0.16 विद बेस 0.4, इसका आंसर क्या आएगा भाई? 0.4 की कौन सी पावर करें कि 0.16 बने, कौन सी पावर करें, 2। तो दिस इज नथिंग बट 2 एंड 2 की साइड चेंज कर देते हैं, आ जाएगा आपके पास 2 इंटू log ऑफ x-2 0.4 लेस देन log ऑफ x-2 विद बेस 0.4। log ऑफ वन क्वांटिटी इज लेस देन log ऑफ अनदर क्वांटिटी। आगे इस टाइप के लिए हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि log ऑफ दिस, भाई जो अंदर क्वांटिटी है इनमें क्या रिलेशन होगा, बट उसके लिए हमें बाहर कोई नंबर नहीं चाहिए होता है। ये जो बाहर का 2 है इसको क्या कर दो, ये तो पावर में चला जाएगा। अब बन गया ये बिल्कुल log ऑफ x1 इज लेस देन log ऑफ x2। तो बताओ x1 और x2 में क्या रिलेशन आ जाएगा भाई, दिस क्वांटिटी एंड ये अंदर यहाँ पे है x-2, इनमें क्या रिलेशन होगा, लेस देन आएगा यहाँ पे या ग्रेटर देन आएगा, वो बेस पे डिपेंड करता है। दोनों जगह बेस कैसा है, लेस देन 1। अगर बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। मतलब इसको सोल्व करना था आपने, इस सेम एज इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करो बस, उसमें से आपको वही सॉल्यूशन चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। डोमेन में होना चाहिए ना, दोनों डिफाइन कब होंगे, जब x ग्रेटर देन 2। तो इसका और आपको इसका इंटरसेक्शन लेना है एंड देन इसके बाद चेक करना कि कौन सा आंसर आ जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में हमने सीरीज को ऐड करना है, NC0 का होल स्क्वायर प्लस 13 इंटू NC1 का होल स्क्वायर प्लस सोन प्लस 6n प्लस 7 इंटू NCn का होल स्क्वायर। इस सीरीज को हम ऐड करना चाहते हैं। अब देखो इस सीरीज में आपके पास हमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स तो दिख ही रहे हैं, बट उनके साथ साथ कुछ नंबर भी मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। अब बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाली सीरीज हमने ऐड तो करनी आती है, बट उनके साथ ये जब तक नंबर रहता है, ये नंबर हमें, जब तक हम इन नंबरों को नहीं हटा पाएंगे जब तक, तो इसको एज इट इज हम ऐड नहीं कर सकते। अब इन नंबरों को हटाएं कैसे? अब नंबर को हटाने के लिए देखो नंबर आ क्या रहे हैं, 7, 13, नेक्स्ट में आपके पास आ जाएगा 19 एंड सो ऑन। 7, 13, 19, ये नंबर फॉर्म क्या कर रहे हैं, ये तो 80 है। अच्छा 80 में नंबर आ रहे हैं और सीरीज में हम ऐड कर रहे हैं, तो इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं भाई? 80 का सम करने की सबसे बेसिक टेक्निक क्या करते हैं, बाय राइटिंग द सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर। तो एक काम करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख के देखते हैं वहां से फायदा होता है क्या। रिवर्स ऑर्डर मतलब इसी सम को रिराइट करेंगे, बट इसको पहले लिखेंगे, फिर इससे पहले आइटम को, फिर उसके बाद एंड सो ऑन, और इसको सबसे एंड में। तो एक बार एस को रिराइट करते हैं, लास्ट वाली टर्म 6n प्लस 7 NCn का होल स्क्वायर प्लस इससे पहली टर्म क्या आएगी भाई, 7 में 6 ऐड करके 13 मिल रहा है, इधर से इधर आ रहे हैं तो 6 ऐड किया, इधर से इधर आएंगे तो 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इससे आएगा 6n प्लस 1, 6n प्लस 1, और इससे पहले आ जाएगा प्लस NCn माइनस 1 का होल।
प्लस सोन, इसके नीचे आ जाएगी सबसे फर्स्ट टर्म 7 इंटू NC0 का होल स्क्वायर, राइट। अब जैसे आपने ये लिखा, भाई फायदा कब होगा, जब हम इन दोनों को ऐड कर पाए। अब ऐड करने के लिए देखो, यहाँ पे है 7, यहाँ पे 6n प्लस 7, इनको ऐड तो कर सकते हैं, बट जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे NC0 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे NCN का स्क्वायर आ रहा है। अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं होगी तो हम इनको ऐड कैसे कर सकते हैं? बट भाई NC0 और NCN दोनों सेम नहीं होते। भाई NCR, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है ना। तो NCR दिस इज नथिंग बट NCN माइनस R, है ना। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे N माइनस 0 है, तो हम इसको बेसिकली क्या लिख सकते हैं? NC0। इनफैक्ट NCN माइनस 1 इज नथिंग बट NC1 एंड so on, NC0 इज नथिंग बट NCN। अभी हम इनको ऐड कर पाएंगे ना, अब इजीली ऐड हो जाएगा। ऐड करने के लिए ये तो सेम ही है, NC0 का होल स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 7 प्लस 6n प्लस 7, तो 6n प्लस 14 प्लस NC1 का स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 13 प्लस 6n प्लस 1, ये भी 6n प्लस 14 एंड so on। यहाँ पे आपके पास एंड में आ जाएगा 6n प्लस 14 इंटू NCN का होल स्क्वायर। क्या फायदा हुआ? देखो हर एक के आगे नंबर क्या आ रहा है? 6n प्लस 14, 6n प्लस 14, 6n प्लस 14, तो 6n प्लस 14 को लिया कॉमन, आपके पास क्या बचेगा? NC0 का स्क्वायर, NC1 का होल स्क्वायर प्लस so on प्लस NCN का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो नंबर आ रहे थे एक्स्ट्रा, वो नंबर हमने हटा दिए हैं, कॉमन आगे सारे नंबर, बची है बायनोमियल वाली सीरीज। अब इसको ऐड करना है। इस टाइप की सीरीज को हम काफी बार ऐड कर चुके हैं। वैसे किसकी हेल्प से? क्या था भाई? कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इसको हम फर्दर अभी ऐड कर सकते हैं कॉम्बिनेटोरियल आर्ग्यूमेंट की हेल्प से, है ना। एक स्टेप ही और है, तो उसके बाद आप इस सीरीज को भी ऐड कर लेंगे एंड यू कैन गेट द आंसर, राइट। इनफैक्ट आंसर तो सीधा दिख ही रहा है, आपके पास ये 2s की वैल्यू आ गई, ये 2s आया है ना। अब 6n प्लस 14, एक सेकेंड, 2s आया है तो एक बार पहले ऐसे ही निकाल लेते हैं यहां से, तो ये बन जाएगा आपके पास 3n प्लस 7। 3n प्लस 7 के साथ कुछ बायनोमियल वाली टर्म आ रही है, 3n प्लस 7, इनफैक्ट 3n प्लस 7 तो एक ही टर्म के साथ है। ठीक है, सो मतलब इस सीरीज को जब आप ऐड करोगे वो 2NCN ही आएगा, क्योंकि हर एक में तो यही दे रखा है। अगर आप यहां तक कर लेते हो तो भी आप सीधा आंसर मार्क कर सकते हो, राइट। बट इसको कंप्लीट इसको सोल्व करके देख लेना। अगर आपको याद नहीं आए कि आप भूल गए इसको कैसे ऐड करते हैं, तो उसको ऐड करके जरूर देखना, राइट। नोट्स खोल के देखना अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ वेज इन विच एन एग्जामिनर कैन असाइन 80 मार्क्स टू गिविंग ओनली ओड असाइन मार्क्स। अब प्रोसीड कैसे करें? देखो 80 मार्क्स है, 8 क्वेश्चंस को हमने असाइन कर, 8 क्वेश्चंस हमारे पास, और टोटल मार्क्स को डिवाइड करना है 80 को। अब कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले ये सोचते हैं। अब लेट्स से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कुछ मार्क्स असाइन किए होंगे। अब क्वेश्चन 1 को लेट्स से हमने मार्क्स असाइन कर दिए x1, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 को मार्क्स असाइन कर दिए x2, क्वेश्चन नंबर 3 को कर दिए x3 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 8 को असाइन कर दिया x8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर को x1, क्वेश्चन नंबर 2 को x2, क्वेश्चन नंबर 3 को x3, सो ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 को x8। ये मार्क्स हमने असाइन कर दिए, और ये सभी का टोटल होना कितना चाहिए? 80 मार्क्स को हमने असाइन किया है ना, राइट। तो हमने 80 मार्क्स असाइन करना, मतलब अब कितने वेज में हम इधर x1, x2, x3, x8 बेसिकली इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, वही तो हमें चाहिए। बट सॉल्यूशन में हमारे पास एक कंडीशन दे दी कि हम जो ये x1, x2, x3 को जो वैल्यू चाहिए हमें, इनकी वैल्यू क्या हो सकती है? ओनली, इनकी वैल्यू होनी चाहिए ओनली एंड ओनली ओड नंबर। मतलब कि ये 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, एंड सो। अब इसको प्रोसीड कैसे करें? देखो इस टाइप के क्वेश्चन, भाई 80 को 8 ग्रुप में डिवाइड करना है, ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हुए ना कि 80 को 8 ग्रुप्स में कितने वेज में डिवाइड कर सकते हैं। बट उसके लिए तो हमें दो टाइप के ग्रुप्स की ही काउंटिंग आती है। एक तो जब एम्प्टी ग्रुप अलाउ होता है, एक जब एम्प्टी ग्रुप अलाउ नहीं होता।
बट इसमें तो कंडीशन कुछ नहीं दे दी हमें। क्या कंडीशन है कि x1 x2 जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये कैसे होने चाहिए, ओड नंबर्स। अब ऐसी तो कोई काउंटिंग की नहीं हमने, बट जो हमने की हुई है क्या उससे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा देखो भाई, x1 जो है, x1 क्या दे रखा है हमें, ओड, मतलब सारे ओड नंबर है ना, यही तो दे रखा है ना। अब भाई कोई भी जो ओड नंबर होता है हमें पता होता है ओड नंबर किस फॉर्म का होता है, भाई ओड नंबर 2k+1 फॉर्म का होता है, इसी फॉर्म का होता है। अब लेट से x1 होगा कि कोई इसी फॉर्म का, तो k की जगह हम ले लेते हैं लेट से n1, तो x1 हो गया हमारा 2n1+1 फॉर्म का, ठीक है। x2 हो गया हमारा 2n2+1 फॉर्म का, x3 हो गया हमारे पास 2n3+1 फॉर्म का, एंड सो ऑन x8 हो गया 2n8+1 फॉर्म का। तो इन सभी का सम क्या होना चाहिए, 80। भाई इसके सॉल्यूशन फाइंड करने, मतलब इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अब इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए तो हमारे पास n1 n2 n3 अप टू n8 तक इज इक्वल टू समथिंग वाली क्वांटिटी चाहिए। तो उसके लिए पहले इन कांस्टेंट की साइड चेंज कर देते हैं। तो 1 1 1 1 कितने टाइम, 8 टाइम, तो 8 इधर जाके -8 हो जाएगा, इधर बचेगा 72। और 2n1 2n2 2n3 2n8 हर एक n वाली टर्म के आगे क्या है 2, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 36। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, n1 n2 n3 अप टू n8 इज इक्वल टू 36। अब ये वैसा ही एक नया सा क्वेश्चन, कैसा भाई, अब इसमें हमने 36 को डिवाइड करना है इन 8 ग्रुप्स। अब इन 36 ग्रुप्स कैसे, ऑर्डर्ड ग्रुप है, इन 36 को 8 ऑर्डर्ड ग्रुप में डिवाइड करना है। बट इस बार जो हमें कंडीशन, जिन कंडीशंस के अंदर हमने काउंटिंग आती है वही कंडीशन है भाई, या तो एम्प्टी ग्रुप अलाउ होगा या एम्प्टी ग्रुप अलाउ नहीं होगा। क्यों भाई, जो n1 है ये क्या क्या हो सकता है भाई, x1 जो है ओड होना चाहिए 1 3 5, तो n1 क्या क्या हो सकता है भाई, n1 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 सो ऑन। n1 तो कुछ भी हो सकता है, इनफैक्ट 0 भी हो सकता है। मतलब इस 36 को 8 ऑर्डर्ड ग्रुप में डिवाइड करना है और कंडीशन क्या है कि एम्प्टी ग्रुप अलाउ है। तो 36 को 8 ऑर्डर ग्रुप में डिवाइड करना व्हेन एम्प्टी ग्रुप्स आर अलाउड, उस टाइप की चीज आपने की हुई है क्लास में काफी बार, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लगा लो, अदरवाइज जो हमने सेपरेटर लगा के सीधी काउंटिंग करी थी तो उस वे से भी कर सकते हो। ओके, नाउ कंप्लीट इट, है ना। नेक्स्ट, लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x एट 2,5 इज दिस। अब एक कर्व है, इस पे एक पॉइंट है 2,5, उस पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है, ओके। एंड एक सेकंड कर्व है y इक्वल टू f g ऑफ x, एंड उस पे एक पॉइंट है 2,7, एंड उस पे भी हमें टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इनटू g ऑफ x। तो बेसिकली हमें डेरिवेटिव ऑफ, मतलब d ओवर dx ऑफ fx इनटू g ऑफ x, इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा, पहले डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं, डेरिवेटिव आएगा भाई, दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है, अब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे निकाला था, प्रोडक्ट रूल से। कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसकी वैल्यू चाहिए एट x इज इक्वल टू 2, तो मतलब आपको वैल्यू निकालनी है f ऑफ 2 इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं g डैश x, और g डैश x की वैल्यू चाहिए एट x इक्वल टू 2, प्लस ये आ जाएगा आपके पास g ऑफ 2 इंटू ये है f डैश x, तो मतलब f डैश की वैल्यू चाहिए एट x इक्वल टू 2। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, इस क्वांटिटी की वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू के लिए f ऑफ 2, देखो f ऑफ 2 आपको जो गिवन है कि इस कर्व पे इस पॉइंट पे टेंजेंट की बात हो रही है। अब ये जो पॉइंट है 2,5, ये कहां पे लाई कर रहा है, ये तो इस कर्व पे लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है मतलब ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह जब हम पुट करेंगे 2, तो आपको y की क्या वैल्यू मिल रही है 5। अगर x को 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू मिल रही है 5, मतलब f ऑफ 2 किसके इक्वल आ रहा है 5 के इक्वल। f ऑफ 2 किसके इक्वल है 5 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। इनफैक्ट g ऑफ, ये जो y इक्वल टू g ऑफ x है, इस पे एक पॉइंट है 2,7, तो g ऑफ 2 की वैल्यू 7, तो यहां से मुझे सीधा g ऑफ 2 की वैल्यू भी पता लग रही है 7, इनटू में इनके साथ क्वांटिटी है।
अब हमें f'2 एंड g'2 इनकी वैल्यू और चाहिए। अब इसके लिए अभी तक हमने इसका तो यूज किया ही नहीं, टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है। अच्छा ये बताओ, किसी पॉइंट पे भाई ये क्या है, डेरिवेटिव की वैल्यूज ही है ना, तो f कोई फंक्शन है f, उस फंक्शन में डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इक्वल टू 2, भाई कोई कर्व है, कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के डेरिवेटिव की वैल्यू हमें, ये तुमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में पढ़ा था भाई, जो डेरिवेटिव होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें क्या पढ़ा था भाई, डेरिवेटिव हमें क्या देता है कि भाई डेरिवेटिव कर्व के ऊपर जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो कर्व के ऊपर उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप देता है डेरिवेटिव। तो ये हमें क्या चाहिए, मतलब फंक्शन पे x इक्वल टू, फंक्शन के ऊपर x इक्वल टू 2 वाला जो पॉइंट है उस पे टेंजेंट का स्लोप। जब टेंजेंट की इक्वेशन ही आपको दे दी तो टेंजेंट का स्लोप भी तो मिल गया। तो f' इज नथिंग बट इस टेंजेंट का स्लोप। f'2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, इसका स्लोप क्या आ गया, -3/4। एंड सिमिलरली g'2 क्या होगा भाई, जो y इक्वल टू g ऑफ x है, इस कर्व के ऊपर x इक्वल टू 2 पे टेंजेंट का स्लोप, तो टेंजेंट तो आपके पास है ही, टेंजेंट का स्लोप क्या आ जाएगा, तो ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, कंप्लीट करो एंड आंसर मैच करो। क्वेश्चन नंबर 10, द सीरीज ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 डिवाइडेड इनटू सेट्स। 4 के जो मल्टीपल्स आ रहे हैं उनको हमने ऐसे सेट्स में डिवाइड कर दिया। द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द 11th सेट, मतलब इसी ऑर्डर में चलते जाएंगे, जो 11th सेट आएगा 4 के मल्टीपल्स का, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उन सभी का हमें सम बताना है। अब देखो 4, 8, 12, 16, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं भाई, इसमें बेटर रहता है, ऑब्जर्वेशन करनी थोड़ी आसान हो जाती है अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख लें। 8 फर्स्ट सेट को ऐसे लिख लिया, दूसरे सेट को लिख लेते हैं, सॉरी फर्स्ट सेट का एलिमेंट है 4, दूसरे सेट को लिख लेते हैं 8, 12, 16, तीसरे को लिख लेते हैं 20, 24, 28, 32, 36 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, जैसे हमने इसको इस टाइप से लिखा, इस टाइप से लिखने पे ये होता है कि हमें थोड़ा ना ऑब्जर्वेशन काफी अच्छे से होती है, क्योंकि इसमें जैसे एक ही लाइन में लिखे हुए हैं, बट इसमें हमें सीधा दिखेगा। अब कैसे दिखता है, देखिए, अब जो इसमें 11th सेट आएगा, मतलब इस चलते हुए जो 11th रो आएगी, उसके एलिमेंट्स का सम चाहिए। अब देखो हर एक जो रो है उसमें आ तो 4 के मल्टीपल ही रहे हैं, मतलब 11th जो रो आएगी उसमें भी 4 के मल्टीपल्स ही आएंगे। 4 के मल्टीपल आएंगे मतलब जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो एक सीक्वेंस बना रहे होंगे, जो कि काफी नाइस सीक्वेंस है, जिसको हम बोलते भी है क्या सीक्वेंस है, वो एपी आएगा ना। जैसे ये एपी है, ये भी एक एपी है, 11th रो के जो एलिमेंट आएंगे वो भी एक एपी है। अब एपी को ऐड करना है। अब एपी को ऐड करने के लिए चाहिए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। अब एक चीज तो सीधी दिख ही रही है, 4 के मल्टीपल लिखे हुए हैं तो कॉमन डिफरेंस तो सीधा पता ही है, 4 ही आएगा। कॉमन डिफरेंस आ गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स और फर्स्ट टर्म चाहिए। अब नंबर ऑफ टर्म्स देख लेते हैं भाई, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे मिलेगा भाई। नंबर ऑफ टर्म के लिए देखो, फर्स्ट रो में हमें पता है कितने टर्म्स है 1, सेकंड रो में पता है 3, थर्ड रो में पता है 5। अब फर्स्ट 3 रोज में अगर पता है तो 11th रो में नंबर ऑफ एलिमेंट पता है, ये भी तो एक सीक्वेंस बन रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट का 1, 3, 5। तो 11th नंबर पे जो ओड नंबर आएगा 21। अब रह गई इस 11th रो की फर्स्ट टर्म। अब 11th रो की फर्स्ट टर्म के लिए भाई, उसके जैसे हमने भाई नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हर एक रो के नंबर ऑफ एलिमेंट का फायदा उठाया था, कितने एलिमेंट है। अब फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं भाई। हर एक रो का फर्स्ट एलिमेंट बेसिकली कुछ सीक्वेंस बना रहा हूं। वैसे यहां से देखेंगे 4, 8, 20। जैसे हमने सीधा देखा, सीधा देख के हमें कुछ भी आइडिया नहीं लगा कि सीधा ही हम बता दें 11th रो में क्या आएगा। अगर देखो वैसे निकाल सकते हैं फर्स्ट रो से भी, बट हमें सीधा देख के अगर आइडिया नहीं लग रहा, आप एक बार बताओ, अगर इस 11th रो की फर्स्ट रो सीधी नहीं पता लग रही, क्या पता इसकी लास्ट रो पता लग जाए, सॉरी लास्ट एंट्री पता लग जाए। अगर 11th रो का लास्ट एलिमेंट अगर आपको पता लग जा रहा है सीधा, फर्स्ट भी पता लग गया, फर्स्ट वहां भी पता लगेगा तो भी काम चल जाएगा भाई। हम सीरीज को इधर से इधर ऐड करें या इधर से इधर ऐड करें, काम तो हो ही जाएगा ना। तो देख लो कि आपका लास्ट एलिमेंट तो सीधा नहीं मिल रहा। लास्ट एलिमेंट के लिए जो फर्स्ट 3 रोज दे रखी है, इनके लास्ट एलिमेंट देख लो। इधर क्या है 4,
इधर क्या है 16, इधर क्या है 36। ये तो काफी नाइस नंबर है। कैसे भाई, ये तो है 2 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये तो स्क्वायर आ रहे हैं इवन नंबर्स के। तो 11th नंबर पे जो इवन नंबर आएगा उसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा वो 22 का स्क्वायर। तो आपको लास्ट टर्म मिल गई कितनी 22 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको इधर से इधर ऐड कर लो। अब इस केस में वैसे एक चेंज आएगा कि आपका जो डी आ जाएगा वो हमें -4 लेना पड़ेगा, है ना। तो इधर से इधर आ रहे हैं तो डी कितना है 4, इधर से इधर जाएंगे तो डी कितना हो जाएगा -4। सेम 11th रो में होगा, इधर से इधर 4, इधर से इधर -4। ओके, तो इसको कंप्लीट करना, इस सीरीज को ऐड ही करना बस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ द एलिप्स। एक इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, हुज मिड पॉइंट। अब देखो कोई इलिप्स है, उसका मिड पॉइंट गिवन है किसी कोड का, है ना। एक इलिप्स है, अब इस पे, है ना, ये हमने कोई एक काम करते हैं, ठीक सी इलिप्स बना लेते हैं। एक इलिप्स बनाते हैं। अब इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ पता है हमें, ये 4 आ जाएगी, नहीं 8 आ जाएगी। सेमी मेजर एक्सिस 4 एंड सेमी माइनर एक्सिस 3। तो ये इस टाइप की आपके पास आ जाएगी इलिप्स एक। अब इसके अंदर एक पॉइंट है 2, -1, वो आप देख सकते हो कहीं इधर से ये आ जाएगा। अब इसको मिड पॉइंट लेते हुए आपने एक कोड ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये आपको दे दिया 2, -1। तो इस कोड की आपको इक्वेशन लिखनी है। एंड इनफैक्ट इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफी किए हुए क्लास में, बस उसके लिए पॉइंट पता है। स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते थे, इन पॉइंट्स को सपोज करते थे x1, y1 एंड x2, y2। ठीक है, तो अब ये x1, y1, x2, y2 इनकी हेल्प से हम स्लोप निकालते थे, क्योंकि इसमें हमारा तो स्लोप आ जाएगा y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो अब आपको वैल्यू चाहिए y2 - y1 की एंड x2 - x1 की। अब ये वैल्यू निकालने के लिए हम कंडीशंस का यूज करते थे कि भाई एक तो इन दोनों का मिड पॉइंट पता है हमें, और ये दोनों पॉइंट लाई कहां पे कर रहे हैं, इलिप्स के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, काफी किए हुए क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको नहीं स्टार्ट हुआ था आपसे, तो शॉर्ट नोट्स खोल के वापस से देखना हमने कौन से मेथड डिस्कस किए हुए हैं, राइट। तो इसको जो कंप्लीट करना है हमने खुद से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 3 normals are drawn from a point 14,5 to the parabola this। अब ऑब्वियसली स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, तो जस्ट रफ अगर डायग्राम बनाए, लेट्स सी आपके पास कोई पैराबोला है, इसके अंदर एक पॉइंट है 14,5, चेक कर सकते हैं अंदर ही है। इससे हमें बोला होगा कि एक ऐसा पॉइंट है जिससे इस पैराबोला के ऊपर 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये कंडीशन है, 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो मतलब जो ये 3 नॉर्मल है, इन तीनों नॉर्मल के जो स्लोप्स होंगे, उन स्लोप्स के क्यूब का सम करना आपने। अब तीनों नॉर्मल के स्लोप्स चाहिए आपको। अब लेट से हमें काम करते हैं, भाई यहां से कोई जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहा है, हमने नॉर्मल ड्रॉ किया यहां से, एंड इस नॉर्मल का हमने स्लोप सपोज कर लिया n, राइट। सो ये तो हमने एक स्लोप सपोज किया है, मतलब हमें तो तीनों नॉर्मल का स्लोप चाहिए। अब जब तीनों नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो m हमने सपोज किया है, इस m में हमें कोई एक क्यूबिक इक्वेशन सेटअप करनी पड़ेगी, तभी तो हमारे पास 3 वैल्यूज आएगी m की, राइट। तो अगर किसी तरह हमने m में कोई क्यूबिक इक्वेशन सेटअप कर ली, तो हमारा काम इजी हो जाएगा। अब m में क्यूबिक इक्वेशन सेटअप करना चाह रहे हैं, अब वो क्यूबिक इक्वेशन सेटअप करे कैसे, भाई उसके लिए हमें क्या पता है कि जो m स्लोप का नॉर्मल होगा टू दिस पैराबोला, वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 14,5 से। तो अगर किसी तरह हमने इस m की फॉर्म में इस नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी, तो हम इस पॉइंट से उस नॉर्मल को पास करा के m में हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। एम इज क्लियर। सो अब हमारा एम है इस नॉर्मल की इक्वेशन लिखना विद द हेल्प ऑफ दिस m। अब नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए, भाई नॉर्मल एक लाइन ही तो है, अब लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप तो पता ही है, स्लोप पर है। अगर कोई इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता लग जाए, कौन सा पॉइंट, भाई
फुट ऑफ नॉर्मल की ही बात कर सकते हो और कौन से पॉइंट की बात करेंगे, राइट। तो इस पॉइंट को सपोज कर लिया x1, y1। अब हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, बट वो आएगी x1, y1 भी इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें। हमें कंडीशन किस में चाहिए, हमें तो कंडीशन चाहिए m में। सो अगर किसी तरह हमने x1, y1 को भी इन टर्म्स ऑफ m लिख दिया तो हमारा काम इजी हो जाएगा। अब वो लिखेंगे कैसे, भाई जो m हमने सपोज किया है x1, y1 के ऊपर इस पैराबोला पे नॉर्मल का स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप तो हमें निकालना आता है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट x1, y1 पे इस पैराबोला पे नॉर्मल का स्लोप निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास है वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 16x प्लस 20 इक्वल टू 0। इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12 इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस 16x का डेरिवेटिव माइनस 16 प्लस 20 का डेरिवेटिव 0 एंड राइट साइड में 0 का डेरिवेटिव 0, राइट। तो यहां से आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाता है आपके पास 16 मतलब 8 ओवर y माइनस 6, ठीक है। ये किसका स्लोप आया आपके पास, टेंजेंट का स्लोप, बट ये हमें निकालना किस पे था, x1, y1 पे। तो कितना आ गया ये 8 ओवर y की जगह पुट कर देंगे y1 माइनस 6। तो ये हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मिल गया। हमें किसका स्लोप गिवन है, नॉर्मल का। तो नॉर्मल का स्लोप लिख लेते हैं। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस y1 माइनस 6 ओवर 8। ये हमने क्या सपोज किया था, m। तो यहां से जब हम y1 की वैल्यू निकालेंगे ये आपके पास आ जाएगी माइनस 8m प्लस 6। तो हमने जो पॉइंट सपोज किया है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ गया इन टर्म्स ऑफ m, राइट। तो यहां से हम y1 को क्या लिख सकते हैं, यहां से हमारे पास y1 आ जाएगा माइनस 8m प्लस 6, ठीक है। अब हमें तो x कोऑर्डिनेट भी चाहिए। अब x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, भाई x कोऑर्डिनेट जो हमने x1 लिखा हुआ है इसको भी m की टर्म में लिखना चाह रहे हैं। अब कौन सी कंडीशन का यूज करें, स्लोप का तो यूज हो गया। एक चीज हमने अभी तक यूज नहीं करी है, क्या भाई, ये जो पॉइंट है ये हमने कहां पे सपोज किया है, पैराबोला पे। बोले ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को। तो इस पॉइंट को इसमें पुट कर देते हैं, मतलब y की जगह रख देंगे माइनस 8m प्लस 6 एंड x की जगह पुट कर देंगे माइनस x1। जैसे हम ये पुट करेंगे ये आपके पास आ जाएगा माइनस 8m प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू माइनस 8m प्लस 6 माइनस 16 x की जगह x1 प्लस 20 इक्वल टू 0। स्क्वायर वगैरह ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहां से जब आप x1 की वैल्यू निकालोगे x1 विल टर्न्स आउट टू बी 4m स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो पॉइंट हमने सपोज किया था x1 y1 ये हमारा आ चुका है इन टर्म्स ऑफ m, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट आ गया है एंड पॉइंट है, स्लोप है, तो टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन, ये जो लाइन है नॉर्मल लाइन, इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, राइट। तो इसकी इक्वेशन जैसे हम लिखेंगे ये हमारे पास आ जाएगी भाई y माइनस 8m प्लस 6 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 4m स्क्वायर माइनस। तो ये हमारे पास इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हमें तो m में कंडीशन चाहिए, तो ये हमें पता ही है नॉर्मल लाइन कहां से पास कर रही है, इस पॉइंट से, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह 5 इज इक्वल टू m इंटू x की जगह रख देंगे 14, ठीक है। आप देखोगे ये एक m में क्यूबिक इक्वेशन आ चुकी है एंड इस क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक के 3 रूट्स हैं, है ना। तो इस क्यूबिक को सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड इनके 3 रूट m1 m2 उनको नाम दे देते हैं m3। और आपको पूछा हुआ है m1 क्यूब m2 क्यूब प्लस m3 क्यूब। इनफैक्ट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल होता है, 3abc के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3m1 m2 m3, बट प्रोवाइडेड ये कब होता है, एन abc इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप चेक करोगे इसके जो तीनों रूट्स आएंगे उसका जो सम आएगा x स्क्वायर m स्क्वायर के कोएफिशिएंट से आ जाएगा, वो 0 आ रहा है। तो जो आपसे पूछा हुआ है इज नथिंग बट 3 टाइम्स m1 इंटू m2 इंटू m3, मतलब इसके रूट्स का प्रोडक्ट, वो हम बिना रूट्स निकाले भी निकाल सकते हैं, राइट।
ओके, सो कंप्लीट करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ बोथ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन x1 x2 x30 x3 x50 तक, ये 50 ऑब्जर्वेशन गिवन है, आर इक्वल टू 18, मतलब आपको मीन गिवन है कितना 18 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है विच इज ऑल्सो 18। ठीक है, अब आपको मीन बताना है इन सारी ऑब्जर्वेशंस का। अब इन सारी ऑब्जर्वेशंस का मीन का मतलब क्या होगा भाई, हमें किसको ऐड करना है भाई, मीन का मतलब क्या होता है, सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करो एंड देन उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। मतलब आपको निकालना है समीशन, इन सभी को ऐड करना, मतलब समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, xi माइनस 4 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 50 एंड ऑब्वियसली i वेरीज फ्रॉम 1 to 50। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये दो क्वांटिटी गिवन है। अब एक तो जो ये मीन गिवन है हर एक ऑब्जर्वेशंस का, इन ऑब्जर्वेशन का मीन गिवन है, मतलब आपको क्या गिवन है भाई, यहां से हमें पता लग रहा है कि समीशन xi होल डिवाइडेड बाई 50 ये इक्वल टू गिवन है, मीन गिवन हमें 18, एक तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, एक हमें स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन में तो हमारा फिर भी स्क्वायर रूट आता है, हम स्टैंडर्ड डिविएशन में वर्किंग नहीं करते, हम किस में वर्किंग करते हैं, हम वेरिएंस में वर्किंग करते हैं। तो ऐसे वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा वो 324। तो अब वेरिएंस के लिए हमें फॉर्मूला पता है। अब समीशन xi हमें गिवन है, इसका फायदा भी उठाना है, तो समीशन xi वेरिएंस के दूसरे फॉर्मूले में यूज होता है, कौन सा, समीशन xi स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 50 माइनस समीशन xi डिवाइडेड बाई 50 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 324। ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, मतलब समीशन xi बाई 50 गिवन है, यहां से आपको पास समीशन xi स्क्वायर बाई 50 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये तो पता ही है। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें तो इसका समीशन मिल जाए तो 50 से तो डिवाइड कर लेंगे। अब इसका समीशन निकालना है। देखो अब यहाँ पे हमें समीशन xi और समीशन xi का स्क्वायर के बारे में पता लग रहा है, तो यहाँ पे समीशन xi और समीशन xi स्क्वायर वाली क्वांटिटी हम अलग कर सकते हैं। कैसे, स्क्वायर को ओपन कर दो, तो दिस इज नथिंग बट भाई हमें समीशन करना है, इसको जैसे स्क्वायर ओपन करोगे xi स्क्वायर माइनस 8xi प्लस 16 होल डिवाइडेड बाई 50, मतलब इसको आपने ऐड करना है। अब इसको ऐड करने के लिए देखो आपको x1 स्क्वायर को भी ऐड करना है, x2 स्क्वायर को भी ऐड करना है, x3 स्क्वायर को भी ऐड करना है, माइनस 8x1 माइनस 8x2 माइनस 8x3 इनको भी ऐड करना है। अब इनको एक साथ रख के ऐड करो, या पहले इसको ऐड कर ले फिर इसको ऐड कर ले फिर इसको ऐड कर ले, वो भी तो सेम बात है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं समीशन xi स्क्वायर माइनस समीशन 8xi प्लस समीशन 16 होल डिवाइडेड बाई 50। इनफैक्ट अगर हम इस 50 को अलग अलग भी कर दें तो हमारे पास सीधी वैल्यू पता लग रही है, दिस डिवाइडेड बाई 50, दिस डिवाइडेड बाई 50, दिस डिवाइडेड बाई 50। समीशन xi स्क्वायर बाई 50 उसकी वैल्यू यहां से मिल जाएगी। अब ये 8 तो कांस्टेंट ही है भाई, हर एक नंबर को x से मल्टीप्लाई कर करके ऐड करो, या पहले सभी को ऐड कर लो फिर 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो समीशन xi बाई 50 उसकी वैल्यू भी पता है। एंड 16 को ऐड करना कितने टाइम्स भाई, समीशन कहां से कहां तक है 1 to लेके 50, तो 50 बार हमने 16 को ऐड करना है, और ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम ऐड कर ही लेंगे। ठीक है, तो उसको हम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में इफ पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 इस इंटरवल, ये एक इंटरवल हमें गिवन है, इस इंटरवल में द नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर विच दिस इज इक्वल टू 0, ये शायद नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आई थिंक x है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, मतलब x की किन किन वैल्यू के लिए ये क्वांटिटी इक्वल टू 0 होगी, x की किन किन वैल्यू, भाई x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इसके सॉल्यूशंस की तो बात हो रही है। तो इस इक्वेशन की कितने सॉल्यूशंस हैं इन दिस इंटरवल, ये आपसे पूछा हुआ है। मतलब इनडायरेक्टली हम इस इक्वेशन को अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन सीधा पता लग रहा है अच्छी बात है, नहीं तो इसको सोल्व कर लेते हैं, बस जितने सॉल्यूशन आएंगे उनको काउंट करके बता देंगे। तो इसको सोल्व करके देखते हैं। अब सोल्व करने के लिए देखो राइट साइड में है 0, 0 का फायदा उठा सकते हैं हम। कैसे, अगर कोई भी क्वेश्चन सोल्व करनी होती है राइट साइड में 0 होता है, हम इजीली सॉल्यूशन लिख देते हैं। अगर हमारे पास लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट आ जाए,
प्रोडक्ट का फायदा हो, अगर प्रोडक्ट आ जाए तो इक्वल टू में जीरो का फायदा हो जाता है। क्यों भाई, अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो है तो इधर फर्स्ट जीरो और सेकंड जीरो। तो हम लेफ्ट साइड में देखते हैं, अगर किसी तरह फैक्टर बना पाए, साइन एक्स माइनस साइन 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे फैक्टर बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखो साइन सी माइनस साइन डी टाइप की क्वांटिटी दिख रही है, साइन सी प्लस साइन डी टाइप की क्वांटिटी दिख रही है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। अब देखो साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो हमारे पास इन दोनों की हेल्प से जो एंगल बनेगा उसमें इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा हमें। बट अगर साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो x प्लस 3x बाई 2 करेंगे तो सीधा आपके पास 2x एंगल बन जाएगा एंड वो कॉमन आ जाएगा। फैक्टर बनाने में कुछ कॉमन आ रहा है और क्या चाहिए हमें, है ना। तो इन दोनों पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी, इधर आपके पास प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो फर्स्ट इधर फर्स्ट जीरो और सेकंड इज जीरो, वहां से हम सोल्यूशन इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये करना है कि इन फॉर्मूला और साइन 3x को कंबाइन करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब ये 15 ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है ये है असर्शन रीजन टाइप। जैसे कि इसमें आपको दो स्टेटमेंट गिवन है एंड इसमें से आपको बताना है कि पहले सबसे पहले भी इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, एंड देन अगर दोनों ही ट्रू है तो सेकंड स्टेटमेंट क्या फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो ये बेसिकली एमसीक्यू टाइप है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, वो जो 4 ऑप्शंस है आप क्वेश्चन पेपर से चेक कर सकते हो कि भाई बोथ आर ट्रू एंड सेकंड एक्सप्लेन द फर्स्ट, बोथ आर ट्रू सेकंड डज नॉट एक्सप्लेन द फर्स्ट, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स या फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू। इस टाइप से आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो उन 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन मार्क करना है। उसके लिए भाई सबसे पहला जो आपको पता हमें जो चेक करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 है कि क्या ये पहले दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मतलब हमें इन दोनों की ट्रूथफुलनेस चेक करनी पड़ेगी सबसे पहले। ट्रूथफुलनेस चेक करने के लिए अब देखो क्वेश्चन में 15 में स्टेटमेंट 1 में हमें कोई ए सेट गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है एंड हमें चेक करना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी, ये सेट और ए इंटरसेक्शन सी डिफरेंस बी, ये वाला सेट, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम ये इक्वल ये चेक कर लेंगे, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो मतलब ट्रू है, इक्वल नहीं आए तो ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स हो जाएगा। अब देखो हम इसमें चेक कर सकते हैं, अभी हम ए डिफरेंस बी भी निकाल सकते हैं क्योंकि ए भी पता है, सी डिफरेंस बी भी निकालते हैं क्योंकि सी और बी भी पता है, ये भी हम इवेलुएट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी कैलकुलेट मतलब फाइंड कर सकते हैं, दोनों सेट फाइंड कर सकते हैं हम, क्योंकि सेट हमें गिवन है, ऑपरेशंस का ही यूज करना है। बट एक चीज ध्यान दो, जो स्टेटमेंट 2 है इसमें भी तो हमें यही चेक करना है कि ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी डिफरेंस बी, यही तो चेक करना था। अब जब दोनों में ही सेम सी ही चीज चेक करनी है एंड इनफैक्ट स्टेटमेंट 2 में तो हमें हर एक एबीसी के लिए चेक करना है, तो क्यों ना हम पहले स्टेटमेंट 2 को ही चेक कर ले। भाई अगर स्टेटमेंट 2 ट्रू हो गया मतलब ये सेट इसके इक्वल है फॉर ऑल एबीसी, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने ट्रू हो जाएगा, राइट। तो हम एक काम करते हैं, पहले स्टेटमेंट 2 ही चेक कर लेते हैं। मतलब स्टेटमेंट 2 में हमें वी नीड टू चेक ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी डिफरेंस बी, ये है या नहीं। मतलब हमें इस साइड को देखना है कि राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी डिफरेंस बी। अब देखते हैं ये राइट साइड के इक्वल है नहीं, उसके लिए किसका यूज करेंगे, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए सेट की प्रॉपर्टीज का। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, सबसे पहले ए डिफरेंस बी आ रहा है, ए डिफरेंस बी को कैसे डिफाइन किया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन किया जाएगा सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी सी डिफरेंस बी है। अब हर जगह इंटरसेक्शन है और बी कॉम्प्लीमेंट दो जगह आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इस पैसे लिख लेते हैं ना, ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया हमने भाई, पहले यहाँ पे एसोसिएटिव कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी लगा दी, कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी लगा के बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट ही आएगा, ठीक है। तो ये स्टेप तक पहुंच सकते हैं। अब जो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है वो एसोसिएटिव होता है, तो हम इन दोनों पे ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन सी माइनस, ये डिफरेंस बोलते हैं इसको सेट्स में, डिफरेंस बी। तो मतलब ये वाला जो सेट है ये किसके इक्वल है, इसके, मतलब ये हमेशा इसके इक्वल है फॉर ऑल एबीसी,
मतलब स्टेटमेंट 2 कैसा है? ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट 1 भी कैसा हो गया? ट्रू हो गया। ये तो भाई इसमें तो एबीसी दे दिए, ये दोनों तो इक्वल हर एक एबीसी के लिए है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तो हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि क्या स्टेटमेंट 2 फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है करेक्टली? यस, इसकी हेल्प से तो हमने इसको प्रूव किया है। तो स्टेटमेंट 2 फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा है ना? तो आप ऑप्शन में देखोगे तो ये चीज लिखी हुई है ऑप्शन ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में हमें इसमें बगैर दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट यहाँ पे है और एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं सबसे पहले। ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन ओ मीट्स द लाइन दिस एंड दिस। ये जो लाइन है एंड एक ये लाइन है, इन दोनों को मीट करती है एट पी एंड क्यू पे रिस्पेक्टिवली। ओ डिवाइड द सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो 4:7। अब ये चेक करना है। अब ये चेक करने के सबसे पहले ये जो दो लाइन गिवन है इनको पहले थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं। कैसे भाई? एक्स और वाई वाले क्वांटिटी को एक साइड कर लेते हैं। तो पहली लाइन आपके पास बन जाएगी 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 26। सेकेंड वाली लाइन, ये सेकेंड वाली लाइन आपके पास है 24x प्लस 10y इज इक्वल टू -9। ये दो लाइन गिवन है। जैसे ही आपने ये दो लाइन ठीक करके लिखी, आपको सीधा जो हो गया क्या? एक चीज अच्छी ऑब्जर्वेशन हो रही है, दोनों लाइंस कैसी है? ये पैरेलल, दो पैरेलल लाइन है। अब देखो पैरेलल लाइन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो हम इसको बिना डायग्राम से हम समझ के बिना डायग्राम के करेंगे तो टाइम लगेगा काफी सारा। तो बेटर है पहले हम इसको डायग्राम बना के समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें चेक करना है, कौन सा रेशियो चेक करना है। तो ये दो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करनी है। जैसे आप इन दोनों पैरेलल लाइन को ड्रॉ करोगे, कुछ ऐसी पैरेलल लाइन आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, ये फर्स्ट वाली लाइन ये है, सेकंड वाली लाइन ये। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से एक कोई लाइन पास कर रही है। लेट्स से मैं कोई एक रैंडम लाइन पास करा दी, ये ओ है। ये फर्स्ट लाइन को मीट कर रही है पी पे एंड सेकंड को मीट कर रही है क्यू। एंड इसमें हमें चेक करना है कि ओपी रेशियो ओ क्यू, भाई इस पी क्यू को ओ डिवाइड कर रहा है इन रेशियो 4:7, मतलब ओपी रेशियो ओ क्यू आपको चेक करना है कि 4:7 है क्या। अब ये चेक करने के लिए अब देखो यूजुअली माइंड में क्या आता है, भाई हम ये वाला और ये वाला दोनों पॉइंट निकाल लें, इस लाइन की इक्वेशन को सपोज कर लें y = mx, ओरिजिन से पास होती हुई लाइन, एंड इसके साथ सोल्व करेंगे p आ जाएगा, इसके साथ सोल्व करेंगे q आ जाएगा, एंड देन सेक्शन फॉर्मूला लगा के चेक कर लेंगे। कर सकते हैं, क्वाइट लेंथी मेथड, बट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब उसके लिए भाई आपको ये दोनों रेशियो निकालना है। अब देखो रेशियो की बात हम ट्राइंगल में काफी की हुई है। कहां पे? जब ट्राइंगल में हम सिमिलरिटीज पढ़ते हैं। तो ये देखो ये जो दोनों साइड्स हैं, ये जो दोनों लेंथ है, ये किसी ट्राइंगल में इन्वॉल्व हो रही है? बिल्कुल हो रही है। भाई यहां पे हमें एक ट्राइंगल इन्वॉल्व होती दिख रही है, एक ये वाली ट्राइंगल देखो, एक ये वाली ट्राइंगल देखो, एंड इनफैक्ट ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे? ये दोनों एंगल इक्वल है। और कौन सा एंगल इक्वल है? तो ये दोनों पैरेलल है, ये वाई एक्सिस हो गई हमारी ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे, राइट? तो दो सिमिलर ट्राइंगल है। अगर मैं इन पॉइंट को भी नाम दे दूं, लेट्स से इसको दे दिया आर, इसको दे दिया एस, तो ओपी रेशियो ओ क्यू किसके इक्वल होगा? ओ आर रेशियो ओ एस। तो आपको ये रेशियो चेक करना है। अब ये रेशियो चेक कर लो, अगर ओ आर रेशियो ओ एस अगर ये 4/7 आ जाता है तो मतलब हमारा काम हो गया। तो जैसे अब ये चेक कर, अब ओ आर निकालने के लिए भाई ये आरपी वाली लाइन आपको पता है, तो इसका वाई इंटरसेप्ट ही तो है ये, एंड ओ एस निकालने के लिए इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट है, तो ओ एस भी आ जाएगा आपके पास, ओ आर भी आ जाएगा, एंड आप चेक कर लोगे कि ये रेशियो 4:7 ही आता है। ठीक है, कोई भी आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो इनको जो पी और क्यू पे डिवाइड करेगी, तो ओपी रेशियो ओ क्यू हमेशा ही 4:7 आएगा, राइट? तो स्टेटमेंट 1 कैसा है? ट्रू। स्टेटमेंट 2 में तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस, उस पॉइंट को लाइन में पुट करते हैं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, एंड डिनोमिनेटर में आता है x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ऑब्वियसली उल्टा करके लिखा हुआ है, सम तो सेम ही रहेगा ना। तो स्टेटमेंट 2 भी कैसा है? ट्रू स्टेटमेंट है, दोनों ट्रू है।
बट क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? तो इसमें एक लाइन की एक पॉइंट से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहां पे तो ऐसा कुछ हमने कुछ किया ही नहीं है, राइट? तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन चेक करोगे वो हमारा बी ऑप्शन आपको मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें स्टेटमेंट 1 में भी गिवन है कोसेक्स एंड कोसेक्स आर डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। एक इंटरवल हमें गिवन है 37 पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 19 पाई। हमें ये चेक करना है कि इस इंटरवल में दोनों फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनकी डिक्रीजिंग की बात करें। अब डिक्रीजिंग हमने ऐसा जो अभी तक पढ़ी हुई है वो हमने पढ़ी हुई है ओनली ग्राफ की हेल्प से। हम ग्राफ को देख के बता देते हैं। कोई ग्राफ जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे ग्राफ पे वाई की वैल्यू डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है। तो ग्राफ को देख के हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात की हुई है। तो यहां पे हमने चेक करना है कोसेक्स को एंड कोटेक्स को। मतलब अगर इन दोनों को चेक करना है डिक्रीजिंग है या नहीं, तो हमें इन दोनों के इस इंटरवल में ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो कोई ये 37 पाई बाई 2 एंड 19 पाई, ये तो काफी बड़ा इंटरवल है। बड़ा मतलब काफी दूर जाके मिलेगा। क्या वहां तक हम ग्राफ बनाते जाएंगे? नहीं, वो तो फिर काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो और क्या कर सकते हैं? देखो 37 पाई बाई 2 एंड 19 पाई है नहीं हमारे पास। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे कोसेक्स की बात करें हम, कोसेक्स का हमें पता है इसका ग्राफ तो 2 पाई के बाद रिपीट करता है। भाई ये तो पीरियडिक फंक्शन होते हैं। और कोसेक्स का ग्राफ 2 पाई के बाद अगर रिपीट करना है, अगर हमें पता लग जाए कि 0 से 2 पाई के बीच में कौन सा पोर्शन ग्राफ का जो आएगा वो इस इंटरवल में बनेगा, अगर ये हमें पता लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, 2 पाई के बाद अगर रिपीट होता है तो मैं काम करता हूं इस इंटरवल में से ना 2 पाई के मल्टीपल्स को अलग कर लेते हैं। मतलब 37 पाई बाई 2 है, 19 पाई है, तो 2 पाई के कितने मल्टीपल्स हम इसमें से कम कर सकते हैं? देखो 19 पाई दिख रहा है और 19 पाई से जस्ट छोटा 2 पाई का मल्टीपल 18 पाई। तो हम इस इंटरवल में से मतलब दोनों साइड में से 18 पाई को कम कर देते हैं। तो आपका पास इंटरवल क्या बनेगा भाई? यहां पे तो सीधा आ जाएगा पाई, 19 पाई में से जब 18 पाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई, 37 पाई बाई 2 में से 18 पाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपके पास पाई बाई 2। मतलब आपको इस इंटरवल में जो ग्राफ मिलने वाला है विल बी सेम एज जो इस इंटरवल में ग्राफ बनेगा। मतलब आपको कोसेक्स का एंड कोटेक्स का ग्राफ बनाना है इन दोनों इस इंटरवल में, कहां से कहां तक? पाई बाई 2 से पाई तक। तो दोनों ग्राफ हम बना सकते हैं एंड उसके बाद चेक कर सकते हैं ये जो स्टेटमेंट 1 है ये आ जाता है ट्रू, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 में कोसेक्स डिक्रीजेस फास्टर देन कोसेक्स डिक्रीजेस, या कोसेक्स नहीं है शायद कोटेक्स है, कोटेक्स डिक्रीजेस फास्टर देन कोसेक्स, राइट। कोटेक्स डिक्रीजेस फास्टर देन कोसेक्स ऑन 37 पाई बाई 2। सेम इंटरवल है, मतलब पाई बाई 2 से पाई के बीच में चेक करना है कि कौन सा हमारे पास डिक्रीज कर रहा है फास्टर। तो ऑब्वियसली जब आप इनका ग्राफ बनाओगे तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में कोसेक्स का ग्राफ तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। एंड जब कोटेक्स का ग्राफ बनाओगे वो 0 की तरफ से ऐसे आएगा, बट इधर आके वो इस टाइप से आएगा नीचे, ठीक है। ये पाई पे तो डिफाइन नहीं होता ना, तो इसलिए ये कोसेक्स का ग्राफ आ जाएगा, इस टाइप का आपका कोटेक्स का ग्राफ आएगा। ऑब्वियसली ये फर्स्ट डिक्रीज कर रहा है, ये आराम आराम से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। बट क्या ये फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है? देखो सेकंड में हम क्या बोल रहे हैं कि जो कोटेक्स है वो डिक्रीज कर रहा है फास्टर देन कोसेक्स, कोसेक्स से ज्यादा फास्ट स्पीड पे डिक्रीज कर रहा है। मतलब जब हम ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि कोटेक्स डिक्रीजेस फास्टर देन कोसेक्स, मतलब इसमें हमने इतना तो सपोज कर लिया, यही तो मान के बोल रहे हैं ना कि कोसेक्स भी डिक्रीज कर रहा है, कोटेक्स तो डिक्रीज कर रहा है बट कोसेक्स भी डिक्रीज कर रहा है। तभी हम ये लाइन बोल पा रहे हैं कि कोटेक्स डिक्रीजेस फास्टर देन कोसेक्स। मतलब ये स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें तो ये लिखा हुआ है ना कोसेक्स एंड कोटेक्स दोनों डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, बिल्कुल, तो वो यहां से हमें पता लग रहा है। तो आंसर इज ए, राइट। नेक्स्ट, द ओनली सर्कल हैविंग रेडियस 2√2 which passes through the intersection of circles this and this is this। अब दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हुए सर्कल्स की बात कर रहे हैं, राइट। अब
अब देखो कोई एक सर्कल, ये हमें एक सर्कल दे रखा है रेडियस 2 का, एंड ऐसे एक ये सर्कल है, तो इसका मतलब कि इंटरसेक्टिंग सर्कल ऑब्वियसली, तभी इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे। एक हमारे पास ये सर्कल आ गया, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हुए सर्कल, वो तो हमारे पास पता लग गया, हमें इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हुए सर्कल होंगे, मतलब उसके लिए हमने एक चीज पढ़ी हुई, फैमिली ऑफ सर्कल। तो इन दोनों से पास होते हुए फैमिली की हम इक्वेशन लिख सकते हैं। बट इसमें ना एक वर्ड ऐड कर दिया, द ओनली सर्कल, मतलब 2√2 रेडियस का जो ओनली जो सर्कल होगा वो यही होगा। अब एक बार बताओ, इन दोनों के पास करते हुए लाइन से, जैसे अगर हमने भाई फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन कोड का भी यूज करते हैं, क्योंकि सर्कल्स में वर्किंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कॉमन कोड की इक्वेशन लिखेंगे, तब इसकी हेल्प इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई फैमिली की इक्वेशन लिखते हैं। अब क्या हम फैमिली की इक्वेशन सीधा बिना फैमिली की इक्वेशन से अगर करना चाहें वहां से कर सकते हैं? कैसे? देखो, अगर इन दोनों पॉइंट से पास होती जो सर्कल आएंगे वो ऑब्वियसली उनका सेंटर कहां पे होगा? ये तो कोड की तरह काम करेगी, तो इस कोड पे सेंटर होगा। तो देखो, जो आपके पास सर्कल आएगा, एक तो सर्कल ये आएगा जिसमें डायमीटर होगा। अगर ये डायमीटर वाला सर्कल, ये एक, इसको डायमीटर लेते हुए, है ना, अगर ये लेंथ मान लो आपके पास 2 है, अगर ये पूरी लेंथ 2 है, तो डायमीटर 2 वाला सर्कल एक ही होगा। बट 2 से अलावा अगर कोई भी रेडियस लोगे, अगर आप रेडियस 3 ले ली, तो रेडियस 3 वाला जो सर्कल होगा वो एक इस साइड में भी बनेगा एंड एक इस साइड में भी बनेगा, राइट। तो अगर ये डायमीटर 2 है, तो डायमीटर 2 मतलब रेडियस 1, तो अगर रेडियस 1 वाला सर्कल, ये अगर डिस्टेंस हम 2 सपोज कर ले जस्ट, तो ये जो एक सर्कल बनेगा, अगर आपसे पूछे कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, वो एक ही होगा। बट अगर आपसे पूछे कि रेडियस 2 वाला सर्कल कहां पे आएगा, अब रेडियस 2 वाला सर्कल एक तो आपको इधर कहीं मिलेगा, एक रेडियस 2 वाला सर्कल आपको इधर कहीं भी मिलेगा, ठीक है। तो यूनिक जो सर्कल मिलने वाला वो ओनली इसी रेडियस का मिलेगा, किसका? 1 का। तो अगर इसने बोला हुआ कि ओनली एक ही सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है इस रेडियस का, तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डायमीटर का काम करेगी ना। तो अगर रेडियस 2√2 है, तो ये पूरी डायमीटर कितनी होनी चाहिए? 4√2। अगर इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच की डिस्टेंस 4√2 आ रही है, तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? ट्रू। ऑब्वियसली ये चेक करना पड़ेगा सर्कल की जो इक्वेशन आ रही है वो यही आ रही है, नहीं। बट हम तो ये चेक कर रहे हैं कि ओनली से ही हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे और उनके बीच की डिस्टेंस निकालोगे, दैट डिस्टेंस इज नॉट कमिंग 4√2, राइट। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच की डिस्टेंस अगर 4√2 नहीं है, 4√2 नहीं है मतलब 4√2 से ज्यादा रेडियस है, तो 4√2 से ज्यादा रेडियस का सर्कल एक इधर भी मिलेगा, एक इधर भी मिलेगा, तो ओनली एक सर्कल तो आएगा ही नहीं, इसमें तो एक ही सर्कल गिवन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 तो ये, स्टेटमेंट 1 तो यहीं से ही फॉल्स हो गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 अगर फॉल्स होगा, ये आप चेक करोगे तो एक ही ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन डी में गिवन होगा, है ना। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 तो ट्रू ही है, आप चेक भी कर सकते हो। वैसे ये लाइन नॉर्मल है इस सर्कल पे, भाई ये लाइन को चेक करो, इसके सेंटर से पास कर रही है, ठीक है, तो नॉर्मल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सो स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। इफ PQ इज a focal chord of the parabola y square is equal to 12x with focus at S, then 2 into SP into SQ over SP plus SQ is 6। पैराबोला है, ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला है वैसे, राइट। y square is equal to 12x, तो ये इस टाइप का आपके पास एक पैराबोला आ जाएगा, राइट। अब PQ इसकी एक फोकल कोड है, इसका फोकस होगा, ऐसे यहाँ पे है, फोकस कहां पे होगा इसका? 3,0, A,0, राइट। तो ये आपकी कोई कोड हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, इसको हमने नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q। सो फोकस को नाम गिवन है S। अब इसमें हमें जो पूछा हुआ है 2 into SP into SQ, ये हमें डिस्टेंसेस निकालनी है एंड उसका प्रोडक्ट है एंड उन दोनों का ही सम है डिनोमिनेटर में। अब SP और SQ का सम निकालना चाह रहे हैं। अब SP निकालने के लिए भाई SP, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो पता है, S के कोऑर्डिनेट तो पता है, अगर P के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाए तो हम SP डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब P के कोऑर्डिनेट हम सपोज कर लेते हैं। अब पैराबोला पे
अभी जब हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर पढ़ ली है तो पॉइंट किसकी फॉर्म में सपोज करेंगे, पैरामीटर के फॉर्म में, क्योंकि एक ही पैरामीटर, एक ही अननोन इन्वॉल्व होता है उसमें, तो बेटर रहता है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप में जो पैरामीट्रिक इक्वेशन हम सपोज करते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट सपोज करते हैं, वो क्या होते हैं 80 स्क्वायर एंड 280। अब सिंस पी और क्यू दोनों ही सपोज करने पड़ेंगे, यहाँ पे हम 8t1 स्क्वायर ले लेते हैं। a कितना है 3, सो 3t1 स्क्वायर कोमा 3 into 2 6t1। सिमिलरली क्योंकि अगर हमें सपोज करने पड़ेंगे तो आ जाएगा 3t2 स्क्वायर कोमा 6t2। ठीक है, तो sp ये जब आप डिस्टेंस निकालेंगे, sp डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो 3t स्क्वायर t1 स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 6t1 माइनस 0, 6t1 ही बता, उसका स्क्वायर आ जाएगा 36t1 स्क्वायर। राइट, तो जब आप इसको ठीक करके लिखोगे, ये डिनोमिनेटर के अंदर ही आपके पास बन जाएगा 3t1 स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर ओपन करोगे, इसके साथ एडजस्ट करोगे तो ये क्वांटिटी बन जाएगी। एंड दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर स्क्वायर वाली क्वांटिटी है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू 3t1 स्क्वायर प्लस 3, है ना। बट ऑब्वियसली ये क्वांटिटी तो हमें साइन पता ही है, इसका पॉजिटिव है, तो मोड को हटा ही देते हैं। राइट, तो ये आपके पास क्वांटिटी आ गई। अब ये डिस्टेंस कौन चाहिए, एसपी। अब देखो जैसे आपने एसपी निकाली, ऐसे ही आप एसक्यू भी काफी इजीली निकाल सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, t1 की जगह t2 ही तो आ रहा है, तो इसकी हेल्प से जब आप एसक्यू निकालोगे आ जाएगा 3t2 स्क्वायर प्लस 3 एंड ये एसपी। अब जैसे ही आप एसपी और एसक्यू को ये पुट करोगे डिनोमिनेटर में, तो ये सीधा आपके पास 6 के इक्वल तो आएगा ही नहीं। तो क्या स्टेटमेंट 1 को गलत बोल दें? नहीं, क्यों भाई, अभी तक हमने तो ये दो रैंडम पॉइंट लिए हैं पैराबोला पे, अभी तक तो हमने इसका तो यूज ही नहीं किया कि पी क्यू क्या है, फोकल कोड। मतलब पी और क्यू को ज्वाइन करती हुई जो लाइन बनेगी वो कहां से पास कर रही है, एस से। तो मतलब पी और क्यू की हेल्प से, दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट की हेल्प से जब आप इस कोड की इक्वेशन लिखोगे एंड उस कोड को जब आप 3,0 से पास करवाओगे, तो आपके पास T1 T2 में एक काफी नाइस रिलेशन आता है, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1। इसका हमने काफी बार यूज भी किया है क्लास में। तो जब आप T1, जब ये रेशियो निकालोगे, इस रेशियो में T1 इज इक्वल टू T1 T2 -1 का यूज करोगे, तब जाके आपके पास ये रेशियो किसके इक्वल आ जाता है, 6 के इक्वल आ जाता है। मतलब स्टेटमेंट 1 क्या हो गई, ट्रू। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज 80 स्क्वायर प्लस 280, बिल्कुल ठीक है। इफ PQ इज द फोकल कोड देन T1 into T2 इक्वल टू -1। ये तो हमने चेक किया अभी, मतलब ये यहां तक जो लिखा हुआ है इस पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट पैरामीटर की फॉर्म में ये है, बिल्कुल ठीक है। एंड PQ अगर फोकल कोड है तो T1 into T2 -1, वेयर T1 इज करस्पॉन्डिंग टू द P एंड T2 इज करस्पॉन्डिंग टू द Q, तो T1 T2 -1 होता है, बिल्कुल होता है। ये भी हमने पिछले क्वेश्चन यूज भी किया है। राइट, स्टेटमेंट 2 भी कैसा है, ट्रू। स्टेटमेंट 1 भी कैसा है, ट्रू। नाउ क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है? भाई स्टेटमेंट जो 2 है इसमें क्या गिवन है, इसमें ओनली इस चीज के बारे में बात हो रही है। अभी तक जो इस क्वेश्चन में किया हमने, ओनली इसी फॉर्मूले का यूज नहीं किया, हमने इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का भी यूज किया, हमने कुछ इसमें एडिशनल चीज भी यूज कर रहे हैं। राइट, तो इसमें जो ये वाला स्टेटमेंट है, इस हम ओनली, भाई इसमें तो एक कंडीशन गिवन है, क्या इसी कंडीशन को यूज करके एंड इस पॉइंट को यूज करके हम दिस इज इक्वल टू 6 बोल पा रहे हैं? नहीं भाई, इस वाले जो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें तो हमें एसपी एंड एसक्यू ये डिस्टेंसेस भी इन्वॉल्व है। तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा मतलब, तो उसके लिए हमने कुछ एडिशनल चीज यूज की हुई है। तो सेकंड करेक्टली पूरी तरह से फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट कॉम्प्रिहेंशन, लास्ट असेसन रीजन विच इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में असेसन दोनों स्टेटमेंट से ऊपर हमें कुछ चीज गिवन है, ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू 1 over x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस k, वेयर k इज रियल पैरामीटर। इन दोनों के ग्राफ को हमने कंसीडर करना है, y इक्वल टू 1 over x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस k। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं, इफ k इज नेगेटिव देन द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू ग्राफ विल बी एट लीस्ट 1 एंड एट मोस्ट 3।
मतलब जो ये पैरामीटर गिवन है रियल पैरामीटर, अगर ये नेगेटिव होगा तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएंगे वो कम से कम तो 1 आएगा, एंड ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, 3 आएंगे, है ना। मतलब कि 1 से कम 0 नहीं मिलेगा आपको, 4 नहीं मिलेगा, तो 1 या 3 के बीच में ही रहने वाला है। ओके, तो उसको हमने चेक करना है कि स्टेटमेंट 1 ठीक है या नहीं। अब उसको चेक करने के लिए इन दोनों के ग्राफ बनाने पड़ेंगे। अब y = 1 over x, इसका ग्राफ तो सही है, y = 1 over x रेसिप्रोकल फंक्शन, इसका ग्राफ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये हमने ग्राफ बना दिया y = 1 over x का। अब दूसरा है y = x² + k, और यहां पे क्या k क्या है, नेगेटिव। अब k अगर नेगेटिव है तो k को जैसे हम वैल्यू दे देते हैं -1, तो y = x² - 1। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ बना के आप टेबल बना के भी देख सकते हो, टेबल बनाएंगे y = x² - 1 के ग्राफ में। जब आप टेबल बना के इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। ये पॉइंट आपका आ जाएगा इधर -1 पे, राइट। तो इस टाइप से इसका ग्राफ आएगा, नेगेटिव है ना, तो इसके नीचे जस्ट बिल्कुल थोड़ा सा नेगेटिव कर लेंगे तो ये फिर इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा, राइट। और जैसे नेगेटिव करते करते हम भाई k की वैल्यू कुछ काफी माइनस लेट से -20 कर दिया हमने, -20 कर देंगे तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा, एंड ऐसे ही नीचे तक चलता जाएगा। अब एक बात बताओ, जैसे ही हमने ये k की वैल्यू थोड़ी सी नेगेटिव करी, नेगेटिव करते ही ये जो हमारे पास ग्राफ बना, अब तो ग्राफ इधर जाके इस वाली ब्रांच को तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये वाली ब्रांच कहीं किसी को इंटरसेक्ट कर रही है, ये ब्रांच तो नीचे ही रह गई, तो y = 1 over x वाला ग्राफ इधर तो नीचे ही है, इधर ही ये वाली ब्रांच है, इसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, और थोड़ा सा नीचे आए, ये भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर तो y = 1 over x की कोई ब्रांच है ही नहीं, ये तो x² वाली ब्रांच ही है, इंटरसेक्ट कहां से करेगी। फिर हम बिल्कुल नेगेटिव में चले गए और काफी नेगेटिव में काफी छोटा नंबर कर दिया k को, तो इधर ही इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे, एंड इनफैक्ट इधर वाली जो ये ब्रांच है इसको भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रही है। इस केस में इस k की वैल्यू के लिए जो हमने ग्राफ बनाया, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1 2 3। अच्छा, और जैसे और कोई नेगेटिव वैल्यू लेंगे वो बिल्कुल नीचे जाएगा, इधर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इधर 2 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा, उस केस में भी 3 ही मिलेंगे। अच्छा, क्या 3 से ज्यादा हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते हैं, नहीं मिलेंगे। इधर तो 2 को ही करेगा, इधर तो 1 को ही कर रहा है, इधर तो 2 को कर ही नहीं सकता, राइट। तो मैक्सिमम हमें कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, 3। और मिनिमम भाई जब ये यहां से 2 से ऊपर जाएगा तो इधर जैसे कोई हमने k की वैल्यू ली तो इधर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और क्या 1 से कम कर सकता है भाई। जैसे आप ये k की वैल्यू नेगेटिव करोगे तो इधर से इधर से इधर से इधर से जो भी आप ये पैराबोला बनाओगे अपवर्ड वाले, तो उसमें इधर इस वाली ब्रांच को तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना ही करना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस वाली ब्रांच को इंटरसेक्ट ना करे। तो कम से कम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ गए, 1, मैक्सिमम कितने, 3। वही स्टेटमेंट 1 में बोला हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 कैसा हो गया, ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट 2, a cubic equation in one variable with real coefficients will always have 3 distinct real solutions, always। किसी क्यूबिक इक्वेशन के हमेशा ही 3 रियल रूट होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक भी रियल रूट हो सकता है, 2 इमेजिनरी हो जाए, राइट। स्टेटमेंट 2 कैसा हो गया, फॉल्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, इसमें आप ऑप्शन चेक करोगे, ये ऑप्शन सी में लिखा हुआ होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, हाँ, स्टेटमेंट सी में ही लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ये कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा सी। ओके, थैंक यू।